हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू हैव अ ग्रेट एम एंड द डिटर्मिनेशन टू अटेन इट। मीन्स सबसे पहले ना आपके पास एक बड़ा सा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास उतनी लगन भी होनी चाहिए उसे अटेन करने की, उसे पाने की। आपको सबसे पहले एक लक्ष्य बनाना है अपने जीवन में, बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए और लग जाइए उसके पीछे उसे पाने के लिए। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे। बोन्स मिली है एक घोंसली कॉस्मिक हैंड। देखते हैं ये क्या मिला है। स्पेस में एक नई चीज़ मिली है। पल्सार्स इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, पढ़ेंगे। नेशनल यूनिटी डे, आज 31 अक्टूबर है, नेशनल यूनिटी डे है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट देखेंगे। आर्टिकल 145 देखेंगे, एक एडिटोरियल भी मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड देखेंगे। मेरी माटी मेरा देश एक कैंपेन चल रहा है आजकल, पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा प्रीलिम्स रिलेटेड इसमें है। मेंस रिलेटेड हम देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, इससे रिलेटेड इश्यू देखेंगे क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन हियर करने वाली है 5 जज की बेंच इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक पिटीशन को हियर करने वाली है, तो उससे रिलेटेड जजमेंट भी आने वाला है कुछ दिनों में। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके यूनियन के लिए, ये हम पढ़ेंगे। ये जीएस पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। नासा एक्सरे टेलीस्कोप्स रिवेल द बोन्स ऑफ अ घोस्टली कॉस्मिक हैंड। यहाँ पे आप देखेंगे एक हाथ की शेप दिख रही है यहाँ पे, कि एक बिल्कुल कंकाल है यहाँ पे, ठीक है, हाथ की शेप दिख रही है। अब ये चीज़ है क्या? 1500 ईयर्स पहले क्या हुआ था, एक जायंट स्टार था हमारे गैलेक्सी में। वो उसका जो फ्यूल होता है ना, यानी कि स्टार को रन करने के लिए, स्टार को जलते रहने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, राइट। अब उसका फ्यूल वहाँ पे ख़त्म हो गया था। फिर क्या हुआ, स्टार कोलैप्स हुआ और एक एक्सट्रीमली डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन गया। यहाँ पे आप सब देखेंगे कोलैप्स हुआ स्टार और यहाँ पे एक डेंस चीज़ बन गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होती है, पल्सार्स निकलती हैं। पल्सार्स कुछ नहीं है, ये बस एक्सरेज हैं। एक्सरेज इस जो एक्सट्रीमली जो डेंस स्टार होता है ना, जो न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, जिसे नेब्यूला भी कहते हैं, उससे अवे जाती हैं चीज़ें। ये वाली मैंने आपको कुछ दिन पहले अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। उससे अवे जाती हैं ये चीज़ें, कभी कभी ऐसे राउंड कर जाती है और कभी कभी स्ट्रेट चली जाती है। अब जो ये वाली गई है ना, इसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये स्ट्रेट गई है सीधे, ठीक है। ये बिल्कुल 5 उंगलियों की तरह और कलाई की तरह ये बन गया यहाँ पे हैंड। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और pulsars provide laboratories for extreme physics with conditions that cannot be replicated on Earth. Right? Young pulsars can create jets of matter और antimatter जो मूव करते हैं poles of pulsar से अवे मूव करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे उंगलियाँ दिखाई दी। 2001 में नासा का चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार ऑब्जर्व किया था ये पल्सार PSR B150958, ठीक है। इसे रिफ़र किया गया, इसे कहा गया MSH 1552। वही अभी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है 15 से 20 दिनों के लिए, ठीक है। 17 डेज़ के लिए यहाँ पे इसे ऑब्जर्व किया गया है। ये बिल्कुल जो नेब्यूला है ना, ये पाम है, यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा। ये पाम, ये वाली एक चीज़ है,
ये पाम है इसकी, ठीक है, ये नेब्यूला है। नेब्यूला से एक्स रेज इसकी अवे जा रही है। यहाँ पे आप सबको दिखेगा कि एक्स रेज अवे जा रही हैं, जो उंगली की शेप में रिजेंबल हो गई है। ठीक है, इसने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया इन हैंड। रॉजर रोमानी ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं जानना, बस थोड़ा सा ये जानना है कि एक्सरे क्या होती हैं, पल्सार्स क्या होती हैं। अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपके सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। यहाँ पे एक क्रैब भी दिखाया गया है पहले। ठीक है, क्रैब की भी इमेजेस नासा ने दी थी कि देखिए कैसे क्रैब की शेप ले ली है एक्सरे और पल्सार ने। कुछ नहीं है, रेडिएशंस हैं, रेज हैं, जो एक्सरेज यूज़ होती है ना, वही है वहाँ पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल यूनिटी डे, ये 31 अक्टूबर आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये मनाते क्यों हैं? हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि यूनिटी की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है सबको एकत्रित करने में, यूनिटी लाने में, आपको उन्हीं यूनिटी के वैल्यूज़ पे आगे चलना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम इन 2014। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जब 143rd बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई तो 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी वही सरदार वल्लभ भाई पटेल की शो करती है कि यूनिटी, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश को एक साथ लाने में। सबसे बड़ी स्टैचू है ये वर्ल्ड की। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, 182 मीटर्स की है। ये 23 मीटर्स बड़ी है किससे? चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है जो यूएस में है। ठीक है, हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया गुजरात में है वो टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है। 2020 जनवरी के 2020 में 8 वंडर्स में भी डाला गया था इसे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ना जो वो समिट हुआ था उसमें इसे 8 वंडर्स में भी इंक्लूड किया गया था। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के? इन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन के अगेंस्ट, अछूत यानी कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन एमेंसिपेशन के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने बहुत एक्टिवली जो इश्यूज़ थे, जो सोशल लेवल्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी। ही इंटीग्रेटेड द फार्मर्स कॉज, जो किसानों का मुद्दा है ये भी ये आगे लेके आए। खेड़ा सत्याग्रह में, ये वाली डेट्स आपको याद रखनी अगर आप वन डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह 1928 में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और लीडर भी रहे। बारदोली की वुमेन ने इन्हें सरदार, जो महिलाएं थी वहाँ पे, उन्होंने इन्हें एक लीडर समझा और सरदार के नाम से सुशोभित किया। ठीक है, इन्होंने सरदार बोलना शुरू किया, वो तब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। ये वाला हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री आती है, कोई क्वेश्चन अगर जीएस पेपर 1 में सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप उनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिखेंगे। ठीक है, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्वेश्चन आएगा तो वो अलग तरीके से आएगा कि जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तब नेशन को जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके यूनियन में क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पूछा जाएगा। मार्च 1931 पटेल ने प्रिसाइड किया था कराची सेशन। ये 46th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को भी एंडोर्स किया गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्रिंसली स्टेट में इनका क्या रोल रहा है? प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में सरदार पटेल played a key role in the integration of about 565 princely state। मतलब इतने सारे राजा महाराजा, इतने सारे princely states थे, सबकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग। ठीक है, वो सारे राजाओं की वैल्यूज़ अलग अलग।
उन सबको एक मत में लाना और इंडिया में शामिल करना, ये सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने इंडिया के टुकड़े होने से बचाए हैं। कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं जो हमारे इंडिया में नहीं आना चाहते थे, जैसे कि त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, इन्हें भी जैसे तैसे करके कुछ पुलिस एक्शन से, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन से ये हमारे इंडिया में लेके आए। इन्होंने क्या किया? साम दाम दंड भेद, इन्होंने सारी उन चीज़ों को अप्लाई किया जो चीज़ें अप्लाई हो सकती थी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में लाने के लिए। He had used force to annex princely state of Junagadh, ruled by Nawab, and Hyderabad, ruled by Nizam। यहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ था जूनागढ़ में और हैदराबाद में। इन्होंने पुलिस एक्शन लिया, फोर्स का यूज़ किया कि अगर जनता आना चाहती है तो राजा महाराजा कोई नहीं होते उन्हें रोकने वाले, राइट। यहाँ पे पुलिस फोर्स के थ्रू इन्होंने इन दो स्टेट्स को भी इंडिया में इंटीग्रेट किया। इन्होंने बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रिवेंट किया है, बचाया है। बाल्कनाइजेशन मतलब क्या होता है? इंडिया के बहुत सारे टुकड़े होने से इन्होंने बचाया है, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट अगर जूनागढ़ अलग जाएगा, हैदराबाद अलग जाएगा, तो काफ़ी सारे छेद हो जाते हैं हमारे इंडिया के मैप में, राइट। तो इसीलिए इन्होंने बाल्कनाइजेशन ऑफ कंट्री को बचाया है। इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था इन द यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन फेडरेशन एंड फॉर कन्विंसिंग प्रिंसली स्टेट्स टू अलाइन विद द इंडियन यूनियन। इन्होंने कैसे कैसे कन्विंस किया, कैसे कैसे पुलिस एक्शन किया, धमकियाँ दी, ठीक है, उसके तहत इन्होंने जैसे तैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया। ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस सिर्फ आपको ये पढ़ के नहीं छोड़ देना ओके आज नेशनल यूनिटी डे है, नो। उससे रिलेटेड आप अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ सकते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल नेशनल इंटीग्रेशन में क्या रोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी, राइट। इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। सबसे पहले प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। ये स्कीम नोटिफाई की गई थी जनवरी 2018 में। इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनी वन इन द कंट्री कैन डोनेट मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज एनोनिमसली, ठीक है। एक पारदर्शी माध्यम लाने की कोशिश यहाँ पे की गई कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड डोनेट कर सकता है, ठीक है। इससे ये देखा गया कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना अपना, जो इलेक्शन है उसमें एक फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये इंट्रोड्यूस किया गया था देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली फरवरी 2017 में। बजट स्पीच में उन्होंने बोला था कि एक इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट, ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। विच मीन्स दे हैव पेएबल द बियरर ऑन डिमांड सिमिलर टू द प्रोमिसरी नोट। इसे इंडियन सिटीजन और बॉडी इनकॉर्पोरेशन इसे परचेज कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ये बिल्कुल एक पारदर्शी माध्यम होगा, नहीं बताया जाएगा कि किसने डोनेट किया है, बिल्कुल एनोनिमसली होगा। ये काफ़ी डिनोमिनेशंस में होता है, 1000 से लेकर 1 करोड़ तक डोनेट किया जा सकता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही द्वारा होगा, किसी और बैंक के द्वारा नहीं होगा, यानी कि जो ऑथोराइज़ किया गया है ना वहीं पे होगा। KYC होगी यहाँ पे, एक 10 डे विंडो होगी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के मंथ्स में ये परचेज़ किया जा सकेगा। इसमें जब ये लेके आए तो कुछ चेंजेस लेके आए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी। क्या कहता है सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कि उन्हीं को हम डोनेट कर पाएंगे, उन्हीं को कोई व्यक्ति डोनेट कर पाएगा जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पहले तो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, राइट। और दूसरी बात यह है कि उसने 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, यानी कि या तो विधानसभा में या तो लोकसभा में उसने जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे ना उसने कम से कम 1% वोट को अपने पास रखा हो,
ठीक है। पार्टीज मस्ट एनकैश द बॉन्ड विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट, यानी कि बॉन्ड उन्हें मिल गया, 15 डेज़ के अंदर अंदर उन्हें कैश में ये भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा, और अपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस को उससे बियर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटर, यानी कि क्या पर्पस था इसका, केंद्र सरकार के मतलब केंद्र सरकार क्या कहती है इसके लिए कि हम साफ करना चाहते हैं पॉलिटिकल फंडिंग को, पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम को इन द कंट्री, एंड ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। हम एक पारदर्शिता लेके आना चाहते हैं, जो अपना इलेक्टोरल प्रोसेस है, फंडिंग है, उसमें हम पारदर्शिता लेके आना चाहते हैं। ठीक है। फंडिंग यहाँ पे लोगों से फंड कलेक्ट करने के लिए कहा गया। द पेटिशनर आर्ग्यूड, अब पेटिशन चली गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, इसके बैड पॉइंट्स भी हैं, इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। पेटिशनर कह रहे हैं कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशंस होते हैं यहाँ पे, फॉरेन कंपनी से भी, अगर फॉरेन कंपनी से भी डोनेशन हो रहे हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, इंडिया की सिक्योरिटी को भी, राइट, स्क्रूटिनी, सोवेनिटी को भी इश्यूज हो सकते हैं, करप्शन हो रहा है, मास स्केल में करप्शन हो रहा है, और ये लेजिटिमाइज कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 145 आर्टिकल, 145(3) आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यहाँ पे जब पिटीशन गई थी तो सीजीआई ने इसे 5 जजेस के बेंच को रिफ़र कर दिया गया था, रिफ़र किया था उन्होंने कि ये जो 5 जज हैं ये देखेंगे। ठीक है। अब 5 जज क्यों, क्योंकि आर्टिकल 145(3) क्या कहता है, विच सेज दैट any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution shall be heard by at least 5 judges। क्या है इसमें, अगर लॉ ऑफ द लैंड पे अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन रहेगा या बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन बनता है, उसमें 5 जजेस यहाँ पे डील उस क्वेश्चन से करेंगे। Petitioners have asked the court to declare all political parties उन्होंने कहा कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप पब्लिक ऑफिस करार करिए और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्हें लेके आइए, ताकि पब्लिक के पास राइट हो, अधिकार हो उनसे इन्फॉर्मेशन लेने का कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, राइट वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अर्निंग सोर्सेज कितने हैं, इनकम कहाँ से आ रही है, खर्चा कहाँ पे हो रहा है, ये वो डिस्क्लोज़ कर पाएँ। फिर यहाँ पे सरकार कहती है, सरकार को रिप्रेजेंट लीगल फोरम्स में रिप्रेजेंट कौन करते हैं, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी क्या कहते हैं ये कि ऐसा नहीं है कि सबके पास ये जनरल राइट है टू नो एनीथिंग, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, क्या कुछ कैसे कर रही है सब पता होगा, नो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज तो टारगेट नहीं किया है, बट ये बोला है कि देयर इज़ नो जनरल राइट टू नो एनीथिंग। यहाँ पे साफ साफ जो पिटिशनर्स हैं, जो पब्लिक है, उन्हें बोला जा रहा है कि आपके पास ये नहीं है कि सब कुछ ही जानने का अधिकार है आपको। राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी ना, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे उचित ढंग से यहाँ पे रोका जा सकता है आपको उचित कारणों के लिए। यहाँ पे देखते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वही जो अपना जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इन विच नो ओनरशिप इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, द सिक्योरिटी इज इश्यूड इन फिजिकल फॉर्म टू द परचेजर। परचेजर कौन है यहाँ पे, जो परचेज कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मिलती है। बेनिफिट्स क्या है, एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, डिस्करेजमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये चेक एंड डिजिटाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे डिस्करेज किया जाएगा, और डोनर की एनोनिमिटी जो है वो मेंटेन करी जाएगी, वो प्रिजर्व की जाएगी।
चैलेंजेस क्या हैं? अब ये राइट टू नो जो आर्टिकल 19 का पार्ट है उसे हिंडर करता है, उसे हैम्पर करता है। ठीक है, वही जो ऊपर मैंने वो डिस्कस किया कि पेटिशनर्स कह रहे हैं कि उसमें राइट टू नो लगाओ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पब्लिक ऑफिसर्स बनाओ। अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे सब कुछ ही जानने का अधिकार है। Anonymity may be compromised by government access to donor data. This implies that government in power can leverage this information and disrupt. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट जो है पावर में वो कहीं ना कहीं से डेटा को निकाल सकती है, जो एनोनिमिटी है उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को डिस्ट्रप्ट कर सकती है। Potential for unauthorized donation violations violating regulations. Unauthorized donors यहाँ पे कौन हो गए? जैसे कि फॉरेन कंट्रीज से आ गए। स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स आपको पता होंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जैसे कि चाइना वाइना थोड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के NGOs में। ठीक है कि आप हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं आप उनका विस्तार करिए। ये फॉरेन फंडिंग हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को हार्म करती है, हमारे देश की सुरक्षा जो संप्रभुता है उसे हार्म करती है ये। इसीलिए यहाँ पे अनऑथराइज्ड डोनेशन को सबसे पहले मॉनिटर करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, ब्लैक मनी आएगी। कैसे आएगी? जो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो जहाँ पे एक म्यूचुअली क्लोज एक एडवांटेजेस रिलेशनशिप होती है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स विद जो बिजनेस लीडर्स होते हैं, राइट? उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ही क्रॉनी कैपिटलिज्म कहलाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे को प्रॉफिट देते हैं। और हमारा स्टेट क्या है? बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट है। हमारे देश में लोगों को, आम जनता को प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, उन्हें फ़ायदा पहुंचना चाहिए, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वो इलेक्शंस हो, कोई सा भी प्रोसेस हो। लूप होल्स रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर कॉरपोरेट एंटिटीज डोनेशन लिमिट्स। ठीक है, डोनेशन की लिमिट्स हो गई या ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर्स इज 7.5। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन, जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है उसका अ कंपनी कैन मेक अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर उसके पास इतना प्रॉफिट है तो, ठीक है, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि बीते हुए 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर एवरेज प्रॉफिट 7.5% वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। द रिमूवल ऑफ दिस क्लॉज हैज़ रेज्ड द कंसर्न्स ऑफ ब्लैक मनी। आप ब्लैक मनी को, यानी कि गलत माध्यमों से कमाया हुआ धन आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर सकते हैं, राइट? अब ये चीज़ यहाँ पे ब्लैक मनी को बिल्कुल चलाएगी इकोनॉमी में, सफ़ेद बनाएगी उसे। पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है शेल कंपनीज़ के द्वारा। शेल कंपनी क्या होती है? खोखली कंपनी, सिर्फ दिख रही है वो नाम की कंपनी है, अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ब्लैक मनी को इधर से उधर किया जा रहा है हवाला के थ्रू। वे फॉरवर्ड क्या है कि सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है इसमें, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्क्लोज एंड लेट ECI एग्जामिन द डोनेशन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना डोनेशन कहाँ से आया है सबसे पहले तो वो बताएं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएं कि करना क्या है आखिर। आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई लूप होल्स, इसके मिस यूज़ में वायलेशन हो रही है जो डोनेशन लिमिट की, उसको ध्यान देना है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ब्लैक मनी इन्फ्यूज़न, इन सबको, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि आपको इन सारे मैटर्स को डील करके ही इलेक्टोरल बॉन्ड, जो बॉन्ड है उसे आगे बढ़ाना है और यूज़ करना है ताकि जो इलेक्शंस हैं उसे हम फ्री एंड फेयर बना सकें।
जुडिशियल स्क्रूटिनी में रहना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इसका, पब्लिक इंगेजमेंट होनी चाहिए। पब्लिक इंगेजमेंट यहाँ पे एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी की बात कही जा रही है। एडेप्ट टू चेंजिंग लैंडस्केप, एंश्योर अ मोर इंक्लूसिव एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो हमारी डेमोक्रेसी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है अपने कंक्लूजन के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी माटी मेरा देश, सॉइल फ्रॉम 36 स्टेट्स एंड यूटीज, 766 डिस्ट्रिक्ट एट कर्तव्य पथ। इसका उद्देश्य क्या है? जो वीर हैं हमारे देश के, उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा सके, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। कैंपेनिंग इज अ ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। यानी कि आपको प्रीलिम्स में आएगा तो बहुत कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है। कुछ नहीं, हमारे जो वीर थे जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है, प्राणों का योगदान दिया है हमारी कंट्री को सुरक्षित रखने में, उन्हें ट्रिब्यूट देना, उन्हें श्रद्धांजलि देना ही इस कैंपेन का मोटिव है। ठीक है, यहाँ पे 766 डिस्ट्रिक्ट से, उन डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से वो वीर बिलोंग करते थे, वहाँ से माटी को लेके आया गया, इसीलिए इसका नाम मेरी माटी मेरा देश रखा गया। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आपको ये आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है और डेली पीडीएफ आपको लेनी है, तुरंत नोट करना है, रात को सोने से पहले रिवाइज़ कर लेना है। राइट, संडे को अपना पूरा टाइम रिवीजन में देना है। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि आप पढ़ रहे हैं, वो रात में एक रिवीजन स्लॉट आप रख रहे हैं, और हर संडे जो वीक में पढ़ा है वो रिवाइज़ कर रहे हैं। और अपने आंसर राइटिंग में जब आप आंसर्स लिखें, इस इश्यू पे लिखें, या जो मैं इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ उस पे लिखें, तो आप वही लिखेंगे जो आपने पढ़ा है, आप उसे रिपीटिवली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।